प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माइक्रो प्रोपेगेशन और सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा इस विधि से किस प्रकार से बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन कर सकते हैं, इस बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। टिश्यू कल्चर, जैसा कि हम जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानें तो कुछ महत्वपूर्ण जो खोजें हैं उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट है टोटीपोटेंसी का, पूर्ण शक्तिता का, जिसके ऊपर पूरा पादप उत्तक संवर्धन निर्धारित है, और हम कह सकते हैं जिसके ऊपर ही पूरी पादप उत्तक संवर्धन की नींव है, उसकी सबसे पहले कंसेप्ट देने का काम हेबरलैंड ने 1902 के अंदर किया था। और उसने मेजोफिल कोशिकाओं को कल्चर करके ये प्रूव करने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से पौधे की एक कोशिका पूरा एक पौधा बना सकती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाद में गोथरे ने 1939 के अंदर कैरेट या गाजर के उत्तक संवर्धन से कैलस का निर्माण किया और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो पादप की कोशिकाओं को कल्चर के अंदर ग्रो किया जा सकता है। तत्पश्चात 1957 के अंदर स्कूग और मिलर ने हार्मोन की हाइपोथेसिस को सामने रखा और बताया कि हार्मोन्स के द्वारा किसी भी पादप की उत्तक को एक निश्चित प्रकार के संवर्धन में बदला जा सकता है, उसे पूरे सूट या रूट का निर्माण किया जा सकता है, और उसके लिए हार्मोन का कॉम्बिनेशन अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में सिप्रागुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी ने 1966 के अंदर पोलन का कल्चर करके अगुणित पादपों के निर्माण को पहली बार विश्व के अंदर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि जो हम अगुणित पौधों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। और उन्होंने धतुरा इनोक्सिया के पोलन को लेकर के और अगुणित पौधों का निर्माण करके यह सिद्ध किया। 1991 के अंदर मैस्कार्नाज ने बैम्बू प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा फ्लावरिंग इंड्यूस करके उत्तक संवर्धन की उपादेयता को और सिद्ध किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज है जो कि उत्तक संवर्धन के इतिहास में पढ़ी जाती है। उत्तक संवर्धन क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर इज टेक्निक ऑफ ग्रोइंग सेल टिश्यूज ऑर्गन्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द एक्सप्लांट और whole of the organism in vitro in means in laboratory on artificial culture medium under aseptic and controlled condition। तो हम जानते हैं, पूर्व में भी हमने दूसरे ई लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि पादप उत्तक संवर्धन के अंदर 4 मुख्य आवश्यकताएं होती है, जिसके अंदर एक होता है कर्तोत्तक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, तीसरा होता है इन विट्रो या लेबोरेटरी कंडीशंस, और चौथा होता है एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड कंडीशन इन विच एनी प्लांट कैन बी ग्रोन इन द कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर की यूनिट्स जो है हम देख सकते हैं कि जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर, प्राइवेट फार्म्स के अंदर, नर्सरीज के अंदर, दे आर वेरी पॉपुलर। एंड बाय दिस यूनिट्स वी कैन see there the plants can be multiplied, plants can be researched, and new combinations can be obtained. All these units are working all over world for different purposes in the plant tissue culture। प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की सेटअप के अंदर कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, और वो आवश्यकताएं जो है हम अगर देखें तो किसी भी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहला स्पेस जो होता है वो वॉशिंग और स्टोरेज के लिए होता है, कि हमें ग्लास वेस्ट को धोने के लिए और भी एक्सप्लांट्स को धोने के लिए हमें एक वॉशिंग एरिया चाहिए, और साथ साथ में चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज चाहिए। दूसरा स्टरलाइजेशन रूम, जिसके अंदर स्टरलाइजेशन रूम के अंदर सारे स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट लगे रहते हैं। इसी प्रकार से इनोकुलेशन रूम, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें लेमिनर फ्लो और ये बाकी सारी चीज़ें रखी होती है, जिसके अंदर हम एक्सप्लांट को इनोकुलेट करते हैं। चौथा कल्चर रूम, जहाँ पर हम सारे एक्सप्लांट्स को इनोकुलेट करने के बाद में इंक्यूबेशन पीरियड के लिए हम कल्चर रूम के अंदर रखते हैं। और एक ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन रूम होता है, जहाँ पर कुछ अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स लगे रहते हैं, जहाँ पर हम अपने कल्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट the data collection and management room, the room where you can collect all the data and the all laboratory equipments and other personals can be managed by this room. So any tissue culture laboratory must have all these
species in the laboratory. Now, three terms: the differentiation, de-differentiation and proliferation, or we can say that is re-differentiation. ये तीन टर्म जो हमेशा काम में लिए जाते हैं. डिफरेंशिएशन मीन्स जब हम किसी भी एक्सप्लांट को हम किसी प्लांट से लेते हैं और कोई भी प्लांट जो कि एक सूटेबल डिफरेंस फॉर्म के अंदर दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ ये अगर दिखाई देती है तो वो डिफरेंशिएटेड कहलाता है. डिफरेंशिएटेड का मतलब सभी भाग उसके डिफरेंशिएटेड दिखाई दे रहे हैं. अगर इसको हम कल्चर में रखते हैं और उसे कैलस का निर्माण होता है तो उसे हम डी डिफरेंशिएटेड कहते हैं. डी डिफरेंशिएटेड इज द मास ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ए डी डिफरेंशिएशन. और जब इस कैलस को हम ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन माध्यम के अंदर रखते हैं और उससे पुणे प्लांट का निर्माण हो जाता है तो उसे हम रीडिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन कहते हैं. तो किसी भी टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये सारे प्रोसीजर आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन या रीडिफरेंशिएशन, ये तीनों ही प्रोसेस हमेशा टिश्यू कल्चर के अंदर अलग अलग स्टेप्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं. Micropropagation is the rapid vegetative propagation of several agriculture and horticulture crops, replacing the conventional methods of propagation, and the mass multiplication of agriculture, horticulture, medicinal and other desirable plants by tissue culture technique is known as micropropagation और clonal propagation. जैसा कि मैंने आपको बताया, सूक्ष्म प्रवर्धन वह तकनीक है जो कि पुराने मेथड्स को रिप्लेस करती है और किसी भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप का हम वो तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. और ये मल्टीप्लिकेशन बहुत कम स्थान में कम समय के अंदर बड़ी संख्या में हम पौधों का उत्पादन कर सकते हैं और इसे ही हम माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं. सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती है: क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स, प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, selection and sterilization of explant, inoculation of aseptic explant on the nutrient medium, proliferation of shoots on multiplication medium, then transfer of shoots for subculturing, rooting and hardening of plantlets, and finally field trials. These are the main steps for any micropropagation method. किसी भी सूक्ष्म प्रवर्धन के मेथड के अंदर ये सारे स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं. हम इन स्टेप्स को अलग अलग तरीके से समझते हैं. क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर्स, सबसे पहले जो भी ग्लासवेयर हम टिश्यू कल्चर के अंदर काम में लेते हैं उनको बिल्कुल साफ करके एसिड वाटर से धो करके और ओवन के अंदर सुखा करके काम में लिया जाता है. इसके अंदर बोरोसिलिकेट्स के ग्लासवेयर्स होते हैं जो कि सामान्यतः यूज किए जाते हैं. ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर्स, कोनिंगल फ्लास्क, बीकर्स, पिपेट्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, देन पेट्री डिशेज, कल्चर बॉयल्स, ग्लास रोड्स, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, बॉटल्स, कल्चर ट्यूब्स, जो कि सारे इस चित्र के अंदर आपको दिखाई गई है. इन सारी ग्लासवेयर्स को काम में लिया जाता है, लेकिन सबको पहले अच्छे पानी से धोया जाता है. धोने के बाद में इनको एसिड वाटर से धोया जाता है और फाइनली इनको डिस्टिल वाटर से धो करके और स्टराइज्ड वाटर से धो करके इनको फिर सुखा लिया जाता है ओवन के अंदर. जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया अभी आपको पूर्व में किस प्रकार से इनको धोया जाता है, उसके लिए भी स्टेप्स हैं. तो ग्लासवेयर्स को जो है 10% टीपोल के अंदर 1 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है. फिर इन्हें कंसनट्रेटेड HCl के अंदर 2 घंटे तक रखा जाता है. फिर इन ग्लासवेयर्स को टैप वाटर में रिंस किया जाता है. फिर इन्हें 2 बार डिस्टिल वाटर से धोया जाता है और ओवन के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक रख करके इनको सुखा लिया जाता है. और कई बार इनको 140 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए भी ऑटोक्लेव किया जा सकता है और ओवन में रखा जा सकता है. स्टराइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले हम ग्लासवेयर को स्टरलाइज करते हैं. उसके बाद में जो एक्सप्लांट हम फील्ड से लाते हैं उस एक्सप्लांट को भी स्टरलाइज करना जरूरी होता है और हम कह सकते हैं उसके सरफेस का स्टरलाइज करना बहुत ही आवश्यक है. द प्लांट मटेरियल शुड बी सरफेस स्टरलाइज टू रिमूव द सरफेस बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी सतह के ऊपर है उस सतह निर्जमीकरण के द्वारा उन से हटा लिया जाता है. तो सबसे पहले जो भी एक्सप्लांट हम लाते हैं उनको हम पहले पानी से धोते हैं. फिर इनको 10% टिपोल के अंदर लिक्विड डिटर्जेंट जो कि इसके स्टरलाइजेशन के लिए आवश्यक होता है, इसकी सरफेस के ऊपर से जो भी कंटामिनेंट्स है उनको हटाने के लिए 10 से 15 मिनट तक उसमें उसको धोया जाता है. फिर 1 मिनट तक उसको हम 70% अल्कोहल के अंदर धो करके लेमिनर फ्लो के ऊपर और उसको स्टरलाइज करते हैं. और फाइनली 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर रख करके या 5 से 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा भी इसका हम निर्जमीकरण करते हैं. तो सतह निर्जमीकरण के लिए भी ये सारे केमिकल्स और ये सारा प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं. देन इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर. Cultures are incubated in culture room where light, temperature and humidity are controlled. For some tissues,
डार्क इज इसेंशियल। कैलस के लिए जैसे कि हम डार्क चाहिए, और बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके अंदर लाइट की आवश्यकता होती है। ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। कल्चर रूम के अंदर कल्चर एक के ऊपर 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर और 35 से 40 डिग्री इंक्लाइन पोजीशन के अंदर कल्चर्स को रखा जाता है। कल्चर्स को 4000 से 5000 लक्स की 16 घंटे की लाइट और 8 घंटे का अंधकार दिया जाता है, और लगभग 70% से 80% के आसपास ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। तो ये कल्चर्स को इंक्यूबेट करने के लिए कल्चर रूम होता है। उस कल्चर रूम के अंदर ये सारी कंट्रोल्ड कंडीशंस उपलब्ध रहती है। सब कल्चरिंग, जब भी हम किसी कल्चर को 21 दिन के लिए रखते हैं और जब उसका माध्यम खत्म होने वाला होता है तो उसको हम फ्रेश माध्यम के ऊपर सब कल्चर करते हैं। इसे सब कल्चरिंग कहते हैं। तो सब कल्चरिंग और उपसंवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर पुराने तक को जो कि ग्रो कर रहा होता है माध्यम के अंदर, उसको उठा करके ताज़ा कल्चर माध्यम के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उनको सफिशिएंट स्पेस और न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाता है, और ये कैलस के मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम में लिया जाता है। रूटिंग, इट इज़ द इंडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स ऑन द प्रोलिफरेटेड सूट्स। जब सूट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनके अंदर जड़ के निर्माण करने के लिए हम उन सूट्स को काट करके और जड़ के निर्माण के लिए हम अलग माध्यम पर रखते हैं, और ऐसे कल्चर माध्यम के अंदर हम हाई ऑक्सीजन टू लो साइटोकाइनिन, और हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जनरली ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर रूटिंग के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो कल्चर माध्यम को हम एक ऐसे माध्यम में रखते हैं, कल्चर माध्यम में ऐसे एक्सप्लांट को रखते हैं जहाँ पर सूट्स के अंदर रूट का डेवलपमेंट हो जाए, और जनरली इंडोल ब्यूटारिक एसिड और आईबीए को हम रूटिंग हार्मोन के रूप में काम में लेते हैं। माध्यम के अंदर हम कई बार एक्टिवेटेड चारकोल भी डालते हैं, ताकि जो है कोई वो रूट को इनिबिट करने वाला कोई फैक्टर है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, और इनको हम जब रूटिंग डेवलप हो जाती है और उसके बाद में हम इसको हार्डनिंग के लिए, पूरा प्लांट बन जाता है रूट बनने के बाद में इसके अंदर, तो इनको हम जो पूरा हेल्दी और एलीट प्लांट है इसको हम नेचुरल कंडीशन से एक्सपोज करने के पहले हम एक हार्डनिंग के प्रोसीजर के अंदर उससे पौधे को गुजारते हैं, ताकि उसके अंदर अनुकूलन हो जाए और पौधा डायरेक्ट कल्चर रूम से बाहर निकालने पर फील्ड के अंदर मर ना जाए। इसीलिए उसका अनुकूलन और हार्डनिंग करना अत्यंत आवश्यक है। The plantlets are transferred into polythene bag or pots and immediately irrigated with the inorganic or nutrient solutions. Plants are kept in hardening room or mist house where controlled conditions of light, humidity and temperature are maintained. Plants are maintained under high humidity conditions for 10 to 20 days and gradually from 90% to 30%. A gradual humidity is maintained in mist house where these plants has got hardened, and finally after hardening these micropropagate plants are transferred to the culture to soil or field where they are easily survived. This is the carrot tissue culture model which we have already explained you in plant tissue culture slides. यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है जिसके द्वारा ये समझाया गया कि हम किस प्रकार से गाजर के उत्तक संवर्धन द्वारा प्लांट का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है, यहाँ पर ये सबसे पहले हम गाजर लेते हैं, गाजर को अच्छी तरीके से साफ करके धो करके इसके ऊपर की स्किन को उतार देते हैं और कॉर्क बोरो के माध्यम से इसके एक्सप्लांट का निर्माण कर लेते हैं। कॉर्क बोरो की सहायता से इसके टिश्यू का हम गोल वो काट लेते हैं और इस एक्सप्लांट को हम न्यूट्रिएंट माध्यम के ऊपर कल्चर करते हैं। जब न्यूट्रिएंट माध्यम पर कल्चर करते हैं इसके ऊपर कैलस का निर्माण हो जाता है और कैलस को बार बार सब कल्चरिंग करके हार्मोन के कॉम्बिनेशन को ट्राई करते हैं, जिससे इसके ऊपर एम्ब्रियोइड का निर्माण हो जाता है। ये एम्ब्रियोइड मैच्योर होकर के एक डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है और जब डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो को हम एक हार्मोन फ्री माध्यम में रखते हैं तो पूरा प्लांटलेट बन जाता है। तो ये गाजर का उत्तक संवर्धन मॉडल भी कहलाता है, जिसके द्वारा हम किस प्रकार से टिश्यू कल्चर के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन कर सकते हैं, प्लांट बना सकते हैं, इसको समझाने के लिए इस मॉडल को जनरली काम में लिया जाता है। तो टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज़ ए रैपिड प्रोपेगेशन मेथड, मिनिमम ग्रोइंग स्पेस इज रिक्वायर्ड, बहुत ही कम स्पेस आवश्यक होता है इसके लिए। हम कई सारे मेडिसिन प्लांट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम पैथोजन फ्री प्लांट बना सकते हैं, मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। ये पपाया, कोकोनट आदि प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस के अंदर हम कई सारी संख्या के अंदर प्लांट्स मेंटेन कर सकते हैं। एक छोटी सी लेबोरेटरी के अंदर हम लाखों की संख्या में प्लांट्स मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन टिश्यू कल्चर का जो मेथड है वो सीड्स के जर्मिनेशन से संबंधित या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के संबंधित जो भी मुश्किलें होती हैं उनको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। ये आर्टिफिशियल सीड का निर्माण कर सकता है, जिससे कि हमें सीड डोरमेंसी की आवश्यकता नहीं होती है। उन आर्टिफिशियल सीड्स को, सोमेटिक एम्ब्रियोज को कैल्शियम एल्जिनेट के कैप्सूल में बांध करके कृत्रिम बीज बना लिए जाते हैं, जिनको डायरेक्टली बोया जा सकता है। कैरेक्टर्स की यूनिफॉर्मिटी रहती है। सीडलेस फ्रूट जो है वो आसानी से प्रोपेगेट किए जा सकते हैं। इन विट्रो क्लोनिंग के द्वारा जो हम जेनेटिक मैनिपुलेशन को न्योता दे सकते हैं। हाइब्रिड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि डिजायर्ड ट्रेट्स वाले हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा बनाए जा सकते हैं। रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट्स जो है उनका भी हम मल्टीप्लिकेशन इसके टिश्यू कल्चर के द्वारा कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा बेम्बू के अंदर अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के हैं, जो कि राउंड द ईयर हमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका देते हैं। राउंड द ईयर हम किसी भी किसी भी प्लांट को हम कल्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जो कि नेचर के अंदर संभव नहीं होता है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक एक रामबाण के रूप में जो है वो सामने आया है। देयर इज पोटेंशियल डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग प्लांट्स डिजीज मटेरियल इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर सम, ये उसकी लिमिटेशंस हैं टिश्यू कल्चर की। जो है इसके द्वारा जब हम कई सारे डिजीज मटेरियल को हम कल्चर के अंदर ला करके कहीं हमें डिजीज को स्प्रेड करने में भी जो है मौका दे सकती है ये। और कई सारे ट्रीज और जिम्नोस्पर्म्स के लिए थोड़ा कल्चर बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको मल्टीप्लाई करना टिश्यू कल्चर के अंदर थोड़ा तकलीफ कारक होता है। इन मोस्ट केसेज मल्टीपल शूटिंग टेक्स प्लेस बट रूटिंग इज डिफिकल्ट। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर शूट तो बन जाते हैं लेकिन रूटिंग नहीं होती है। कल्चर के अंदर जो है कंटामिनेशन सबसे सीरियस प्रॉब्लम होता है। कई बार इतना कंटामिनेशन आता है कि जो है एक्सपेरिमेंट आप करते रहे एक्सपेरिमेंट और उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और कुछ केसेज के अंदर शूट की जो ग्रोथ है और हम कह सकते हैं कि जो उनकी मल्टीप्लिकेशन रेट है वो कई बार डिक्लाइन कर जाती है। कई सारे एक्सप्लांट्स जो होते हैं वो कम ग्रोथ के कारण विट्रीफाइड हो जाते हैं और एक्सप्लांट डाई हो जाता है। तो कुछ समस्याएं टिश्यू कल्चर के दौरान आती है, लेकिन फिर भी टिश्यू कल्चर के ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं और जिसके द्वारा बड़ी संख्या के अंदर पौधों का मल्टीप्लिकेशन लगातार किया जा रहा है। धन्यवाद। आप इन स्लाइड्स का अच्छी तरीके से एक बार वाचन कर लें, इसको ई लेक्चर को आप देखें और इस पूरे माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रोसीजर को आप समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।